नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में बोलते हुए कहा कि कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों कह रहे हो? टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है तो विवेक अग्निहोत्री को कह दो, यूट्यूब पर डाल देगा, सभी लोग एक ही दिन के अंदर फिल्म को देख लेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज सारी बीजेपी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। केजरीवाल ने कहा कि क्या एक पिक्चर के पोस्टर लगाने के लिए राजनीति में आए थे? 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद भी अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा के एक बीजेपी नेता ने द कश्मीर फाइल्स मुफ्त में दिखाने के लिए कहा तो विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि खट्टर जी, इनको कहो कि टिकट लेकर ही दिखाएं, फ्री में नहीं दिखा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया है। आंखें खोलो कि तुम लोग कर क्या रहे हो। वो कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों कमा गया और तुम पोस्टर लगाते रह गए। बता दें, कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई कर रही है। फिल्म ने अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक कमा लिए हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने द कश्मीर फाइल्स विवाद के बीच तमाम टिप्पणियां और ट्वीट करने वाले आईएएस अफसर नियाज अहमद खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नियाज अहमद खान से विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के जिक्र को लेकर भी सफाई मांगी गई है। मध्य प्रदेश कैडर के 2015 बैच के चर्चित प्रमोटी आईएएस अफसर नियाज अहमद खान पिछले 4 दिनों से सुर्खियों में हैं। खान ने ट्वीट किया था कि मुस्लिमों की हत्याओं पर भी फिल्म बननी चाहिए। खान ने यह भी ट्वीट किया था, मुसलमान कीड़े नहीं हैं, वे भी इस देश के नागरिक हैं। खान के बयान से बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार के नुमाइंदे पूरी तरह खफा हैं। खान के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग भी नेताओं ने उठाई। बुधवार को राज्य के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट कर दिया था कि खान ने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है। नोटिस जारी कर सरकार उनसे पूछताछ करेगी। बीजेपी विधायकों ने योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार यूपी का मुख्यमंत्री चुन लिया। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में केंद्रीय पार्टी पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल करने वाली बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ये भाषण में कहा कि जनता ने सारे दुष्प्रचार के बाद वंशवादी और जातिवादी राजनीति को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे फिर से जिम्मेदारी दी है तो मैं वचन देता हूं कि बिना झुके बिना डिगे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करता रहूंगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर धामी सरकार ने कमेटी बनाने का फैसला किया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि जल्द ही विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। ममता बनर्जी के बीरभूम जिले के भोगटुई गांव में जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी नेता भी वहां पहुंचे। बीजेपी की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने किया। बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की तो वहीं कांग्रेस सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें आने से रोका गया था। उन्होंने 2 घंटे धरना दिया, इसके बाद उन्हें आने की अनुमति मिली। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यहाँ के लोग सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए हमने आर्टिकल 355 की मांग की है। हम इसके लिए कोर्ट भी गए हैं। चौधरी ने सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री आज यहां पिकनिक करने आई थीं, हेलीकॉप्टर से आई, यहां खाना खाया और चली गईं। बीरभूम जिले के रामपुरा हाट कस्बे के बोगतोई गांव में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को गांव में पहुंची। ममता ने यहां बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि वो भरोसा नहीं कर सकती कि आधुनिक बंगाल में इस तरह की बर्बरता हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस घटना में माँ और बच्चों की भी हत्या की गई है। इस मौके पर मारे गए लोगों के परिजन और गांव वाले ममता बनर्जी से मिलने आए। ममता ने आरोप लगाया कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने और सभी एंगल से घटना की जांच करने को कहा। लोगों के ये कहने पर कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, ममता बनर्जी ने एक बड़े पुलिस अफसर को बुलाया और कहा कि वो किसी तरह का कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को सजा होनी चाहिए। 5 राज्यों में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सक्रिय हो गईं। उन्होंने 26 मार्च को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिवों और राज्य के प्रभारियों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के साथ ही ताज़ा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी।
इसके साथ ही सोनिया गांधी पार्टी के सदस्यता अभियान की भी समीक्षा कर सकती हैं। इस बैठक में संगठन के चुनाव पर भी चर्चा होगी, क्योंकि पार्टी में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 की लगातार मांग रही है कि पार्टी में जिला, ब्लॉक, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव कराए जाने चाहिए। इन दिनों ये चुनाव कई राज्यों में चल रहे हैं और इस साल सितंबर तक पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के बाद अब CNG और PNG भी एक रुपये महंगी हो गई है। हालांकि CNG और PNG की कीमतें बढ़ने का असर दिल्ली NCR के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में PNG की कीमत 1 रुपये प्रति मानक क्यूबिक मीटर बढ़ाकर 36 रुपये 61 पैसे प्रति यूनिट कर दी है, जबकि CNG की कीमत 1 रुपये प्रति किलो बढ़ाकर 59 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। हिजाब पर फौरन सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मना कर दिया। उसने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने इस मुद्दे को सनसनीखेज नहीं करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने से भी इनकार कर दिया। याचिकाओं में मांग की गई थी कि इसकी सुनवाई फौरन हो ताकि छात्राएं परीक्षा से वंचित न हों। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा, परीक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है, सनसनीखेज मत बनाइए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होंगी। अगर इन्हें रोका गया तो 1 साल निकल जाएगा। इन लड़कियों को स्कूल में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। अदालत अगले हफ्ते की कोई तारीख तय कर सकती है। इस तरह की एक याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद होली की छुट्टियों से पहले लगाई गई थी, लेकिन उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा की रिपोर्ट पर AIMM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा है। ओवैसी ने चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है, क्या यह सच है कि चीन के विदेश मंत्री इस सप्ताह भारत की आधिकारिक यात्रा पर होंगे? ओवैसी ने कहा कि अगर ये सच है तो यह हमारी अपनी नीति से कैसे मेल खाता है, जिसमें कहा गया था कि लद्दाख सीमा संकट हल होने तक द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं होंगे। ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि चीनी सैनिक अभी भी हमारे सैनिकों को देपसांग, PP-15 और डेमचौक में हमारे अपने इलाके में प्रवेश करने से रोकते हैं। यहाँ तक कि अन्य इलाकों में भी एक नई यथास्थिति बन गई है जो हमें वहाँ जाने से रोकती है। ओवैसी ने कहा, क्या हम इस नई यथास्थिति को अब स्वीकार करने को तैयार हैं, क्योंकि हम चीन के विदेश मंत्री का स्वागत कर रहे हैं? और क्या इस तरह से हम PMO के उस तर्क को सही साबित कर रहे हैं जिसमें कहा गया था कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं आया है? महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी से हट गए हैं। उनकी जगह रविंद्र जडेजा कप्तानी संभालेंगे। जडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स के अहम हिस्से हैं और एक बेहतर ऑलराउंडर भी हैं। हालांकि धोनी सत्र में और आगे भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते रहेंगे। 2 दिन बाद IPL शुरू हो रहा है। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से मुंबई में होगा। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज JNU के पूर्व छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा से संबंधित बड़ी साजिश के मामले में जमानत खारिज कर दी। उन्हें 14 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद और अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद 3 मार्च को आदेश सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान आरोपी पक्ष ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए सबूतों की कमी है। बता दें, उमर खालिद पर दिल्ली दंगे में एक बड़ी साजिश रचने के आरोप में UAPA के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।